क्या अटक सकती है इजराइल और हमास के बीच की सीज फायर डील? आखिर क्यों नहीं हो पाई इजरायली कैबिनेट की बैठक जो मुहर लगा सके इस संघर्ष विराम समझौते पर? क्या इस संघर्ष विराम समझौते के कारण अपनी कुर्सी खो सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू? कौन से हैं वो मुद्दे जिनके कारण आ गए हैं इस डील के रास्ते में कांटे? इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम। इजराइल और हमास के बीच 15 महीने से चल रही लड़ाई पर पूर्ण विराम यानी संघर्ष विराम समझौता। इसका ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया, साथ ही कतर के प्रधानमंत्री की तरफ से इसकी तस्दीक की गई। लेकिन कई घंटों के बावजूद अभी तक इस संघर्ष विराम समझौते पर इजराइल की कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई है, न ही इसकी मुहर लग पाई है। लगातार इस बात का अंदेशा बढ़ता जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह डील अटक जाए और गाजा में बदस्तूर जो इजराइल का ऑपरेशन है वो जारी रहे। लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो तमाम सवालों पर जल्दी से लगाते हैं दूरबीन और देखते हैं इनके जवाब। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। इजराइल और हमास के बीच चल रही जो जंग थी उसमें एक नया मोड़ आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो कि अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं व्हाइट हाउस के अंदर, उन्होंने अपने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अपने साथ उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को खड़ा कर इस बात का ऐलान कर लिया कि जो प्रस्ताव, जिस चीज की वो कोशिश लंबे समय से कर रहे थे, यानी इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को खत्म करवाने की कोशिश, उस संघर्ष विराम समझौते पर रजामंदी हो गई है। यानी हमास भी राजी हो गया है और साथ ही इसके ऊपर सहमति इजराइल ने भी जता दी है, क्योंकि दोनों के ही जो प्रतिनिधि थे वो कतर की राजधानी दोहा के अंदर मौजूद थे। वहां बैक चैनल चल रहा था, बातचीत चल रही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अभी तक इस ऐलान के बावजूद इजराइल की तरफ से औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, यानी इजराइल की कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई है। जबकि इजराइल की कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी लेकिन उसे टाल दिया गया है। जो खबरें आ रही हैं वो बताती हैं कि कुछ लास्ट मिनट हिच जो है वो इस डील के रास्ते में आ गया है, यानी ये डील अटक सकती है। इस बात की आशंकाएं खड़ी हो गई हैं। क्यों ये आशंकाएं खड़ी हो रही हैं? ये आशंकाएं बताया जा रहा है इजरायली सूत्रों के द्वारा कि ये आशंकाएं इसलिए खड़ी हो रही हैं क्योंकि हमास कुछ चीजों की जिद पर अड़ा है। क्या है वो जिद? जल्दी से आपको वो भी समझाते हैं, लेकिन सबसे पहले ये देख लीजिए कि तस्वीरें क्या बयान कर रही हैं, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि इजराइल की फौजें इस संघर्ष विराम समझौते के बाद गाजा से बाहर हो जाएंगी, गाजा को छोड़ देंगी। साथ ही हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को जिन लोगों को बंधक बनाया था, उन तमाम लोगों को बंधक जो है उन्हें रिहा किया जाएगा। वो लोग वापस इजराइल अपने घर लौट पाएंगे, ये उम्मीदें की जा रही हैं। लेकिन इसके रास्ते में कई मुश्किलें अभी भी हैं और साथ ही ये उम्मीद की जा रही है कि संघर्ष विराम समझौते के बाद में जो गाजा है, जहां इस तरीके से तबाही का मंजर नजर आ रहा है, वहां एक बार फिर से न केवल जिंदगी लौट पाएगी, कई लोगों की वापसी हो पाएगी, बल्कि गाजा का रिकंस्ट्रक्शन भी होगा। यह भी इस डील का हिस्सा है। यह ऐलान किसने किया है? यह ऐलान किया है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। तो देखिए, जल्दी से आपको यह भी समझा देते हैं कि आखिर इस समझौते के अंदर कहा क्या गया है। इस समझौते के अंदर कहा गया है कंप्लीट सीज फायर, यानी पूर्ण रूप से संघर्ष विराम होगा। साथ ही यहां से इजरायली फोर्सेस की वापसी होगी, खासतौर पर गाजा के जो आबादी वाले इलाके हैं वहां से इजरायली फौजी वापस आएंगे। साथ ही जो हॉस्टेजेस हैं, यानी जो बंधक हमास के पास जो बंधक हैं, उनकी वापसी होगी, जिसके अंदर अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। हालांकि इनमें से कितने लोग जिंदा बचे हैं इस बारे में कोई जो पुष्ट नंबर है वो इस समय मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है। साथ ही पैलेस्टीनियन सिविलियंस कैन रिटर्न टू देयर नेबरहुड, यानी जो लोग गाजा के दक्षिण के इलाकों के अंदर जो बमबारी का शिकार होने के बाद उत्तर के इलाकों के अंदर गए थे या उत्तरी इलाकों से वो दूसरे जो रिलीफ कैंप थे वहां पहुंचे थे, उन लोगों की अपने घरों में, अपने इलाकों में वापसी हो पाएगी। साथ ही इस पूरे इलाके के अंदर मानवीय सहायता बढ़ाई जाएगी। ये फेज 1 है। फेज 1 को लेकर कहा जा रहा है कि करीब 42 दिन का ये फेज 1 होगा। साथ ही उतना ही समय, यानी 42 दिन का ही करीब करीब फेज 2 होगा। और इस फेज 2 के बाद में ये जो अगला फेज है वो लागू किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर नंबर वेरी कर रहा है। फेज 1 के आधार पर फेज 2 तय होगा और फेज 2 और फेज 1 के आधार पर तय होगा कि फेज 3 के अंदर क्या होगा। इसलिए फिलहाल यह देखना होगा फेज 2 के अंदर परमानेंट एंड ऑफ वॉर। यह बहुत बड़ी बात है। क्या वाकई में इजराइल और हमास के बीच में, इजराइल और गाजा के बीच में, क्या फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर जो चल रहा संघर्ष है वो खत्म हो पाएगा? क्योंकि परमानेंट एंड ऑफ वॉर की बात कही जा रही है, यानी लड़ाई का स्थायी समाधान। स्थायी समाधान क्या है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन साथ साथ यह कहा जा रहा है एक्सचेंज ऑफ द रिलीज ऑफ द रिमेनिंग लिविंग हॉस्टेजेस,
ये है इसके अंदर। साथ ही इजरायली फोर्सेस विड्रॉ फ्रॉम गाजा, टेम्पररी सीज फायर बिकम्स परमानेंट, साथ ही मेजर रिकंस्ट्रक्शन प्लान ऑफ गाजा। एक चीज जो इसके अंदर नहीं लिखी गई है और वो है अदला बदली, यानी हमास यदि उन बंधकों को छोड़ेगा तो बहुत सारे कैदी जो कि फिलिस्तीन के लोग और हमास के जो लोग हैं, या कहा जाए फिलिस्तीन के लिए संघर्ष करने वाले जो लोग हैं जो कि इजराइल की कैद के अंदर मौजूद हैं, जो राजनीतिक कैदी भी हैं, जिन्हें इजराइल आतंकवादी भी कहता है, उन लोगों की रिहाई होगी, यानी उन्हें छोड़ा जाएगा। उसको लेकर दोनों पक्षों के बीच में जो लिस्ट है वो एक्सचेंज की गई है। लेकिन अब आपको बताएं कि मामला फंसा कहां है। तो मामला फंसा है उस फहरिस्त पर ही, क्योंकि कहा जा रहा है कि हमास की तरफ से जो शर्तें लगाई गई हैं उसके अंदर कई ऐसे लोगों के नाम शामिल है, कई ऐसे नेताओं के, या कहा जाए ऐसे शख्स के नाम शामिल हैं जो लोग इजराइल की नजर में खूंखार आतंकवादी हैं और उन्हें कतई नहीं छोड़ा जा सकता है। और इसी को लेकर इजराइल के अंदर, इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के अंदर भी दो फाड़ नजर आ रही है, वहां भी बंटवारा नजर आ रहा है। क्या है वो बंटवारा, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस फॉर्मूले को लेकर फिलहाल जो है वो कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं उन्होंने बात की है डोनाल्ड ट्रंप से, और आप देखिए यहां पर जो उन्होंने ट्वीट किया है वो भी इस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफी चर्चा का विषय है, क्योंकि जैसा आपने देखा इस डील का ऐलान करते हैं जो बाइडेन, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू शुक्रिया अदा करते हैं सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ही वो इस चीज के लिए ज्यादा श्रेय देते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से जो आधिकारिक बयान आया है उस बयान के अंदर भी कहा गया है कि उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के साथ सबसे पहले बात की है। ये इजरायली के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ऊपर इसकी जानकारी दी गई है, जिसमें क्या कहा गया है जल्दी से देखिए। कहा गया है कि उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप से बात की है, यानी सबसे पहले उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया दिया है। और देखिए लास्ट में लिखा है प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू देन स्पोक विद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड थैंक्ड हिम एज वेल। आप देखिए भाषा का चयन देखिए, उन्हें भी शुक्रिया कहा है। तो देखिए फॉर हिज असिस्टेंस इन एडवांसिंग दी हॉस्टेज डील। ये सारी लड़ाई जो है इजराइल की तरफ से, ये जो ऑपरेशन था वो 27 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, और उस ऑपरेशन के पीछे एक जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि करीब करीब हमास के लड़ाकों ने जो हमला बोला था 7 अक्टूबर 2023 को, उसमें करीब करीब 250 लोगों को वो अपने साथ बंधक बनाकर ले गए थे। उसकी बेहद दर्दनाक तस्वीरें आई थी सामने, वो आपने भी देखी होंगी। लेकिन उन तस्वीरों के साथ ही जो इजराइल का ऑपरेशन शुरू हुआ उसके बाद तबाही का मंजर गाजा ही नहीं बल्कि पश्चिम एशिया के कई इलाकों में देखने को मिला है। और उन तस्वीरों के बाद ही इजराइल के अंदर लगातार इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे थे कि आखिर इजराइल की फौज इतना लंबा ऑपरेशन चला तो रही है लेकिन बंधक तो अभी तक नहीं छूटे हैं, ना हमास की कमर टूटी है, तो फिर यह ऑपरेशन क्यों चलाया जा रहा है इतने लंबे समय तक, इतनी बमबारी के बावजूद इजराइल ने हासिल किया है। ये तमाम सवाल बेंजामिन नेतन्याहू से पूछे जा रहे थे। लेकिन इसी बीच में जो कोशिशें चल रही थी, ये ऐसा नहीं है कि कोशिश कोई पहली बार की गई थी, और इन्हीं कोशिशों के बीच में कई बार सीज फायर डील को लेकर बात हुई, कुछ समय का संघर्ष विराम भी हुआ। उस दौरान कुछ जो हॉस्टेजेस थे या कुछ जो बंधक थे उनकी वापसी भी हुई, यानी 250 जो लोग थे उनमें से कई लोग दुर्भाग्यवश मारे गए। साथ ही हमास का कहना है कि ये सारे लोग जो कि बंधक थे वो मारे गए, उसमें इजराइल के ऑपरेशंस का भी योगदान है, क्योंकि इजराइल लगातार बमबारी कर रहा था। तो वहीं इजराइल की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया गया कि हमास ने जानबूझकर उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया ताकि वो इजराइल को और परेशान और तकलीफ दे सके, और इसीलिए इजराइल का ये ऑपरेशन नहीं रुकेगा और इजराइल लगातार ये ऑपरेशन चलाए हुआ था। लेकिन अभी भी रिपोर्ट्स लगातार आ रही थी कि कई बंधक अभी भी मौजूद हैं। कहां हमास ने इतनी बमबारी के बावजूद उन बंधकों को रखा, इसके बारे में कहा जाता है कि गाजा के अंदर नीचे जमीन से कई फुट नीचे, कई मीटर नीचे पूरा जो टनल्स का जाल है, कई टनल्स उजागर भी की थी इजराइल ने अपने तमाम ऑपरेशन में, तो उन्हीं टनल्स के अंदर इन्हें छुपा कर रखा गया था और इजराइल ने ये जो सारा ऑपरेशन था वो इसीलिए चलाया था। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं जो कि इजराइल सरकार की तरफ से जारी की गई तस्वीरें हैं। ये एक इंस्टॉलेशन आर्ट है, यानी खास तौर पर उन बंधकों को लेकर वहां किस तरीके का माहौल है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन बंधकों की रिहाई को लेकर, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे भी शामिल हैं, इजराइल में बहुत लंबे समय से इंतजार चल रहा था, और उसका दबाव जो है वो कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू भी झेल रहे थे, क्योंकि इजराइल की जनता इस चीज को लेकर सवाल पूछ रही थी कि इतने लंबे ऑपरेशन के बावजूद आखिर जो लोग हैं वो क्यों नहीं छूट पा रहे हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि डील हो गई, जब सीज फायर का ऐलान हो गया तो उस ऐलान के बावजूद
आखिर लड़ाई क्यों नहीं रुक रही है? क्योंकि 24 घंटे के अंदर इजराइल की एयरफोर्स ने गाजा में अब भी बमबारी की है। यानी बुधवार और गुरुवार को भी जो है इजराइल की फोर्सेस की कार्रवाई गाजा के अंदर जारी रही है। साथ ही कैबिनेट की जो मीटिंग है उसका इंतजार किया जा रहा है और इस मीटिंग के अंदर आपको जो शख्स नजर आ रहे हैं, माना जा रहा है कि फिलहाल इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के लिए समस्या और तकलीफ इनके कारण बढ़ सकती है, क्योंकि बेन गवीर हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, मंत्री हैं और साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू की जो कोएलिशन सरकार है, मिलीजुली सरकार है, गठबंधन सरकार है, उस गठबंधन सरकार के अंदर समर्थन देने वाला एक प्रमुख चेहरा है, नेशनल सिक्योरिटी के मंत्री हैं और उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कैबिनेट के लिए इस कैबिनेट की अहम मीटिंग जो है वो गुरुवार को स्थानीय समय के मुताबिक करीब 11 बजे के आसपास होनी थी, लेकिन वो मीटिंग नहीं हो पाई। यानी जिस सीजफायर, जिस संघर्ष विराम समझौते का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया था, उस पर मुहर लगाने के लिए, उसको रेटिफाई करने के लिए, उस पर तस्दीक करने के लिए इजराइल की कैबिनेट की मंजूरी के लिए बैठक बुलाई जानी थी, लेकिन वो बैठक नहीं हो पाई क्योंकि इजराइल की कैबिनेट के अंदर कई मंत्री इसका विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये जो डील बेंजामिन नेतन्याहू ने की है, जिस पर सहमति जताने की कोशिश की जा रही है, वो इजराइल के लिए खराब डील है और इस डील के ऊपर रजामंदी नहीं दी जा सकती है। तो ये इस समय बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक बड़ा संकट है, अपनी सरकार का भी। और अगर बेन गवीर और साथ ही जो बेजलाल स्मोट्रिच जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यानी वित्त मंत्री हैं इजराइल के, जो कि सरकार के अंदर, गठबंधन सरकार के अंदर शामिल हैं, अगर वो अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार गिर सकती है। यह संकट इस समय चल रहा है और आप देखिए जरा कि क्या कहा जा रहा है। मैं आपको यह भी बता देता हूं कि आखिर यह बेन गवीर है और बेन गवीर ने क्या कहा है यह भी आप जरा देख लीजिए। तो बेन गवीर का यह हिब्रू में ट्वीट है जो हमने ट्रांसलेट किया है और उसमें कहा गया है, सबसे प्रमुख बात आप समझ लीजिए, द डील दैट इज बीइंग फॉर्म्ड इज टेरिबल। बहुत खराब ये डील है, ये कह रहे हैं बेन गवीर। और साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे इसके डिटेल्स पता हैं और उन डिटेल्स को जानने के बाद ही मैं कह रहा हूं कि ये डील खराब है। और साथ ही इसके अंदर शामिल क्या है, हंड्रेड्स ऑफ मर्डरस टेररिस्ट फ्रॉम प्रिजन, यानी जेल से कई लोगों को छोड़ा जाना है जिन्हें बेन गवीर कह रहे हैं कि वो आतंकवादी हैं और इसीलिए वो इस डील को खराब कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इसके बाद ये सारे लोग गाजा लौट जाएंगे, जिसके अंदर हजारों आतंकवादी शामिल हैं जो कि गाजा के उत्तरी इलाकों के अंदर आतंकी हमले अंजाम देते रहे। साथ ही इसमें जो आईडीएफ है नेत्ज़रिम के इलाके से, वहां से भी इजराइल की फौजों की वापसी होनी है। ये बताते हुए बेन गवीर जो हैं वो इसके अंदर न केवल विरोध जता रहे हैं बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे पास उतनी क्षमता नहीं है कि अकेला मैं इस डील को रोक सकूं। इसलिए उन्होंने, देखिए, देयरफॉर आई कॉल ऑन माय फ्रेंड फाइनेंस मिनिस्टर बेजलाल स्मोट्रिच, यानी जो वित्त मंत्री हैं, उनसे भी उन्होंने कहा है कि आप मेरा समर्थन करिए और मेरे साथ पूरी ताकत के साथ सहयोग करिए ताकि हम इस डील को रोक सकें। तो ये डील रोकने की कोशिश हो रही है, यानी जिस संघर्ष विराम समझौते का दुनिया इंतजार कर रही थी कि आखिर 15 महीने से चल रही जंग कब खत्म होगी, गाजा का दर्द कब खत्म होगा, इजराइल का ऑपरेशन कब खत्म होगा, इजराइल के जो बंधक हैं वो कब छूटेंगे, उसको लेकर जब आखिरकार ऐलान हुआ है तो उस ऐलान को लेकर भी इस समय यहां पर कांटे नजर आ रहे हैं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार की जो कैबिनेट मीटिंग होनी थी वो अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि इसमें एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि जो हर्जाग हैं, जो कि इजराइल के राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से यह आग्रह किया गया है सभी नेताओं से जो कि कैबिनेट का हिस्सा हैं, सभी पार्टी से, और यह कहा गया है कि आप इस डील का समर्थन करिए। यानी एक बड़ा तबका है इजराइल के अंदर जो चाहता है कि इस पर शांति समझौता हो जाए, संघर्ष विराम समझौता हो जाए, वरना यह लड़ाई और लंबी खिंच सकती है और इसका खामियाजा इजराइल को भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि फिलहाल मामला अटका हुआ है, क्योंकि इस मामले के अंदर जो एक प्रमुख बयान है, केवल आप ये देखिए कि केवल बेन गवीर ही नहीं कह रहे हैं बल्कि जो स्मोट्रिच हैं, जिनसे आग्रह किया था उन्होंने, यानी इजराइल के वित्त मंत्री भी कह रहे हैं दैट द डील दैट विल बी प्रेजेंटेड टू द गवर्नमेंट इज अ बैड डेंजरस डील, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरनाक डील है। तो आप देखिए कि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार का समर्थन करने वाले जो दोनों प्रमुख नेता हैं, दो प्रमुख दल हैं, वो यहां पर विरोध कर रहे हैं और ऐसे में बड़ा खतरा यही है कि बेंजामिन नेतन्याहू क्या अपनी सरकार गंवाने की कीमत के ऊपर इस डील पर आगे बढ़ेंगे या आखिर में बेन गवीर और बेजलाल स्मोट्रिच जो हैं, जो वित्त मंत्री हैं इजराइल के, उनको मना लिया जाएगा। यह बड़ा सवाल है, उसको लेकर बैक चैनल चल रहा है इस समय और दोनों तरफ से कोशिशें और कवायदें चल रही हैं। लेकिन
इस बीच यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं वापसी हो सकती है उस पीस प्लान की, जिस पीस प्लान को आज से करीब करीब 5 साल पहले, 4 साल पहले पेश किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप का यह विजन फॉर पीस कंसेप्चुअल प्लान था, जो इजराइल के अंदर, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो शांति है उसे स्थायी कैसे किया जाए, 2 नेशन जो है वो कैसे बनाया जाए, उसका ये पूरा खाका उन्होंने पेश किया था। इस खाके के अंदर क्या है, क्योंकि आप देखिए यहां जो पीस प्लान दिया जा रहा है, उस पीस प्लान के अंदर यहां पर लिखा गया है सबसे महत्वपूर्ण चीज कि परमानेंट एंड ऑफ वॉर, यानी इस लड़ाई का स्थायी समाधान क्या होगा। स्थायी समाधान, परमानेंट एंड ऑफ वॉर, क्या यही है स्थायी समाधान जो यहां पर जो पेश किया था डोनाल्ड ट्रंप ने? क्या यही स्थायी समाधान है? तो इस स्थायी समाधान को भी जरा देख लीजिए, क्योंकि इसमें क्या ये बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये तो डोनाल्ड ट्रंप का ही फॉर्मूला है और डोनाल्ड ट्रंप ही 20 जनवरी के बाद से सत्ता में होंगे, व्हाइट हाउस में होंगे, और उनका जो पीस प्लान था उसके मुताबिक ये जो गाजा का इलाका है, इस गाजा के इलाके के साथ साथ ये जो पूरा इलाका है ये फिलिस्तीन के पास में होगा, ये पूरा इलाका फिलिस्तीन के पास होगा। साथ ही ये जो वेस्ट बैंक का इलाका है, इस वेस्ट बैंक के इलाके के अंदर भी जहां जहां इजरायली बस्तियां और बसाहटें हैं, ये सारे जो आप डॉट्स देख रहे हैं, ये सारी जो इजरायली बस्तियां हैं यहां पर जिन्हें बसाया गया था, ये तो सुनिश्चित की ही जा रही है वहां पर। यहां पे देख लिए इजरायली एनक्लेव कम्युनिटीज जो यहां पर मौजूद हैं, इसके साथ साथ यहां पर टनल बनाई जाएगी, यानी वेस्ट बैंक और गाजा को जोड़ने के लिए जो अभी जमीन के ऊपर आवाजाही होती है, यहां पर बाकायदा यहां गेट्स बने हुए हैं, रास्ते बने हुए हैं और इन रास्तों से आवाजाही होती है, जो कहा जाए कॉरिडोर्स हैं, वो कॉरिडोर्स हैं। लेकिन अब उसके बाद ये प्लान था ट्रंप का, जिसके अंदर वेस्ट बैंक के अंदर और गाजा को जोड़ने वाली पूरी एक टनल बनाने की योजना थी। तो ये टनल क्या बनाई जाएगी, क्या इसी अनुसार काम होगा? साथ ही All Muslims who come in peace will be welcome to visit and pray the mosque Al-Aqsa। Al-Aqsa जो है वो मुसलमानों के लिए, इस्लाम को मानने वालों के लिए बहुत पवित्र स्थान है और उस अल-अक्सा मस्जिद के लिए यहाँ पर जगह दी जाएगी। उसके लिए जो जगह है, यानी वहाँ पर आवाजाही जो है उसके लिए यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी मुस्लिम जो कि शांति से वहाँ आकर प्रार्थना करना चाहते हैं, नमाज अदा करना चाहते हैं, वो अल-अक्सा मस्जिद जो है वो आ सकें। क्योंकि इजराइल और हमास के बीच में, इजराइल और फिलिस्तीन के लोगों के बीच में जो ताज़ा तनाव का दौर शुरू हुआ पिछले 2-3 सालों के अंदर, उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी थी कि अल-अक्सा मस्जिद के अंदर इजराइल की फोर्सेस की तरफ से एक कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद पूरे इलाके के अंदर टेंशन था और बीच में कई एपिसोडिक झड़पें हुई हैं, यानी कई चरण के अंदर टकराव की नौबत आई है, कई बार रॉकेट दागे गए हमास की तरफ से। और 7 अक्टूबर 2023 को तो वो हुआ जिसका खामियाजा अभी तक गाजा का इलाका जो है वो भुगत रहा है। तो ये जो पीस प्लान है, बड़ा सवाल यह है कि जो स्थायी समाधान है, क्या उस स्थायी समाधान के लिए ये इलाका जो है वो अब एक नया रिकंस्ट्रक्शन जो है वो बनने जा रहा है। साथ ही देखिए राफा का बॉर्डर है, क्योंकि ये इजिप्ट है और इजिप्ट की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी इस शांति समझौते के अंदर। और बताया जा रहा है कि अभी भी जब तक कि ये प्लान नहीं आता, जब तक कि इजराइल की फोर्सेस यहां से वापस नहीं चली जाती, ये जो शांति समझौता है, ये जो संघर्ष विराम समझौता है, इस संघर्ष विराम समझौते के अंदर भी इसको सुनिश्चित कराने के लिए साथ ही यहां जो मानवीय सहायता है, वो मानवीय सहायता जो है गाजा के इलाके के अंदर पहुंच सके, इसको सुनिश्चित करने के लिए इजिप्ट यहां पर होगा। साथ ही यहां पर कतर की भी भूमिका होगी। तो कतर के लोग भी जो हैं, कतर का जो प्रशासन है वो भी यहां मदद करेगा, ताकि जो मानवीय सहायता है वो गाजा के इस इलाके के अंदर पहुंच सके, यहां लोगों को मानवीय सहायता जो है वो मिल सके। और ये इजिप्ट से भी इंश्योर कराया जाएगा, कतर से वो मानवीय सहायता आएगी। कई देश यहां पर मदद पहले भी पहुंचाते रहे हैं, भारत की तरफ से भी मदद पहुंचाई गई है। लेकिन अब ये जो पीस प्लान पेश किया गया है, उस पीस प्लान के सामने एक बड़ा सवाल यह है कि इजराइल की कैबिनेट इसे कब मंजूरी देती है, किस तरह मंजूरी देती है, और उसके साथ क्या जो शर्तें तथाकथित तौर पर बताया जा रहा है कि हमास की तरफ से शर्तें लगाई गई हैं, जिसके अंदर याह्या सिनवार की जो बॉडी है वो भी कथित तौर पर मांगी जा रही है। इजरायली सोर्सेस की तरफ से यह कहा जा रहा है, हालांकि हमास की तरफ से एक बयान आया है जिसके अंदर कहा गया है कि ये तमाम आरोप झूठे हैं। हमास ने अगर एक बार रजामंदी जताई है कि वो संघर्ष विराम समझौते के लिए तैयार है, तो हम इससे पीछे नहीं हट रहे हैं। ये कथित तौर पर हमास की तरफ से कहा जा रहा है, एक बयान उनकी तरफ से भी जारी किया गया है। लेकिन इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की तरफ से जो जानकारियां मिल रही हैं, जो सामने आ रही हैं, इजराइल का मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, वो तो फिलहाल यही रिपोर्ट कर रहा है कि मामला अभी अटका हुआ है,
मामला अभी पेचीदा है और इसके अंदर जो पेचो खम है उसमें इजराइल की अपनी सियासत भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ शर्तें, कुछ बातें, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हमास और इजराइल के बीच अभी तय होना बाकी हैं और वो जब तक तय नहीं होते हैं तब तक इजराइल की कैबिनेट के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू इस प्रस्ताव को लेकर नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि इस मामले को लेकर जो उनके सामने समस्या है वो समस्या अपनी सरकार बचाने की भी है और साथ ही इस मामले को लेकर इजराइल के लोग क्या करते हैं, इजराइल की जनता उसे कितना स्वीकार करती है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है और इसीलिए इंतजार किया जा रहा है। आप सोचिए कि 15 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब बेंजामिन नेतन्याहू की बातचीत डोनाल्ड ट्रंप से हुई, जो बाइडेन से हुई, लेकिन इस बातचीत के बावजूद इजराइल की कैबिनेट की बैठक अभी तक नहीं हुई है। इंतजार किया जा रहा है कि जो बैक चैनल चल रहा है, जो डिप्लोमेसी चल रही है, इजराइल के अंदर भी जो राजनीतिक कवायद चल रही है, उसके बाद शांति समझौते पर, इस संघर्ष विराम समझौते के ऊपर मुहर लग जाएगी और न केवल मुहर लगेगी बल्कि इसे एक अमली जामा भी पहनाया जा सकेगा, क्योंकि उसकी जो उम्मीद है, उसका जो इंतजार है, वो इंतजार इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि हमास को लेकर इजराइल क्या करता है वो भी बहुत जरूरी और एक बड़ी बात है और इजराइल की तरफ से जो कहा जा रहा है उस बयान के आधार पर जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों के मद्देनजर यह जरूरी हो जाता है कि इजराइल जो है वो तमाम अपने घर की जो चीजें हैं, अपने यहां की जो राजनीति है उसको भी संभाले और साथ ही गाजा के दर्द का अंत हो सके, साथ ही वहां पर एक स्थायी शांति समझौता या जो शांति फॉर्मूला है वो बनाया जा सके। भारत ने भी ये जो खबरें सामने आई कि इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष विराम हो रहा है, उस पर भारत ने भी जो है हर्ष जताया, भारत ने भी इस मामले पर खुशी जताई। एक आखिर में बात आप ये भी देख लीजिए कि आखिर इस शांति समझौते की जो जमीन तैयार हुई वो कैसे तैयार हुई और उसके पीछे जो बड़ा कारण था वो क्या था। उस कारण के पीछे जो पूरा इजराइल का ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन को यहां नक्शे पर समझना भी बहुत जरूरी है और वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि ये है पूरा गाजा का इलाका, ये है गाजा का इलाका और साथ ही ये जैसा नक्शे पर आपको नजर आ रहा है ये पूरा वेस्ट बैंक का इलाका है। इन दोनों के बीच में ये पूरा इजराइल है और इजराइल ने क्या किया, 7 अक्टूबर 2023 को जो उत्तरी गाजा के इलाके से, इजराइल के इलाकों के अंदर, खासतौर पर ये जो गाजा पट्टी है, इस गाजा के इलाके से इस पूरे इलाके के अंदर जहां आतंकी हमले हुए थे, उस हमले के बाद इजराइल ने जब ऑपरेशन शुरू किया तो न केवल गाजा के अंदर ऑपरेशन शुरू किया, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें हैं जो इस बात की गवाही देती हैं कि किस तरीके का ऑपरेशन चला है, लेकिन उसके बाद इजराइल ने ऑपरेशन का दायरा केवल गाजा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इस इलाके के अंदर लेबनान के साथ में उसकी लड़ाई हुई और हसन नसरुल्लाह को मार गिराया गया। इतना ही नहीं, इजराइल का जो वार है वो ईरान तक पहुंचा और ईरान के अंदर जो है, तेहरान के अंदर इस्माइल हानिया को मारा गया, जो कि हमास का सबसे बड़ा नेता था और वो भी तब मारा गया जब ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान का शपथ ग्रहण समारोह था। उसके ठीक बाद जो है वो यहां पर उसे एलिमिनेट किया गया। इसके साथ साथ लेबनान के अंदर हसन नसरुल्लाह को मारा गया, साथ ही याहिया सिनवार को तो गाजा के ही इलाके के अंदर मारा गया, जो कि याहिया सिनवार जो है इस्माइल हानिया के बाद हमास का लीडर बना था। और उसके बाद यहां पर भी ऑपरेशन न केवल जारी रहा बल्कि सीरिया के इलाके के अंदर भी इजराइल का जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। अब भी कई इलाकों के अंदर जो है इजराइल की फौज वहां मौजूद है, जबकि दमास्कस के अंदर सत्ता बदल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद इजराइल का ऑपरेशन यहां भी चल रहा है। और साथ ही इजराइल का ऑपरेशन जो है वो यमन के इलाके के अंदर भी चल रहा है। ये यमन का इलाका है, यहां हूथियों के खिलाफ जो हमला है वो चल रहा है। तो यहां पर इजराइल ने किया क्या है, इजराइल ने बेसिकली जो यहां पर ईरान समर्थित गुटों का एक पूरा जो कॉरिडोर उसके दरवाजे तक पहुंच पा रहा था, तो इजराइल ने किया क्या है, इजराइल ने दरअसल ईरान समर्थित जो शिया गुट थे या जो यहां पर जिन्हें ईरान एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है या जिन्हें इजराइल एक्सेस ऑफ ईवल कहता है, उस एक्सेस ऑफ ईवल को एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जिन्हें ईरान कहता है उसे यहां पर कमजोर करके एलिमिनेट किया है, जिसके अंदर हजदल शाबी जो इराक में है, सीरिया के अंदर भी कई गुट थे और जो हसन नसरुल्लाह की अगुवाई में यहां करने वाला हिजबुल्लाह था उनको कमजोर किया है। और साथ ही यहां पर यमन में हूथियों के ठिकाने पर भी लगातार वार किए हैं, यानी इस पूरे इलाके में। साथ ही ईरान पर भी जिस तरीके से कार्रवाई हुई इजराइल की, उसके बाद ईरान की भी पलटवार की क्षमता जो है वो अपेक्षाकृत कम हुई है। हालांकि बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है कि इस शांति समझौते से, जिसका ऐलान अमेरिका की तरफ से किया गया, जिस पर उम्मीद की जा रही है कि इजराइल की मुहर भी लग जाएगी, लेकिन जैसा उस कागज के अंदर कहा गया, जैसा उन बयानों के अंदर सामने आ रहा है,
क्या आपको भी लगता है कि वाकई में इस पीस फॉर्मूले के अंदर वो ताकत है कि ये इजराइल और हमास या इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे को सुलझा सके, वहां एक स्थायी शांति जो है वो सुनिश्चित कर सके? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।